तो Oppo K13 Turbo वर्सेस Poco F7 30,000 रुपए के अंदर में परफॉर्मेंस किंग एक्चुअली में कौन है, आज ये ना बिना हाइप के हम जानेंगे इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स के साथ। यहाँ पे Oppo में भाई इन बिल्ट फैन मिलता है, परंतु जैसे हमने Antutu टेस्ट किया ना फैन ऑन एंड ऑफ करके, स्कोर्स देखिए आप, यहाँ पे फैन ऑफ करके ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहा है। साथ में ही जब गेंशिन इम्पैक्ट गेम प्ले करा ना तो वहां पे भी फैन ऑफ करके इसकी परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर निकली, थोड़ा बेटर FPS ये अचीव कर पाया। और इन दोनों फोन में हमने बैटरी, हीटिंग, कैमरा, परफॉर्मेंस सब कुछ बहुत अच्छे से टेस्ट किया है। पूरे ग्राफ, पूरे डेटा आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे दोनों ही ब्रांड्स ने भाई अलग अलग क्लेम्स करे हैं, अलग अलग हाइप बनाई है अपने फोन्स की, परंतु उनकी सच्चाई क्या है वो क्लियर कर दूंगा। परंतु एक काम दोनों ही ब्रांड से बहुत अच्छा किया है, यहाँ पे बॉक्स में ही आपको अडेप्टर मिल जाता है, आपको बैक केस मिल जाता है, प्री अप्लाइड थिन फिल्म स्क्रीन प्रोटेक्टर दोनों में लगा हुआ है, दोनों में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। दोनों ही गेमिंग वाली ऑडियंस को टारगेट करते हैं, तो इनका डिजाइन, लुक एंड फील ना थोड़ा गेमिंग वाली वाइब लेके आता है। यहाँ पे बैक डिजाइन देखेंगे ना तो आपको दोनों का ना बड़ा सिमिलर सा लुक मिलेगा। हालांकि पोको वाले में साइबर सिल्वर कलर जो मेरे पास है इसमें थोड़ा अलग कलाकृति करी गई है। इसी प्रकार ओप्पो में ये फैंटम पर्पल कलर है, इसके भी बैक में थोड़ा गेमिंग वाला डिजाइन दिया गया है। हालांकि डिजाइन एंड बिल्ड में ना कुछ मेजर डिफरेंसेस भी हैं, जैसे कि पोको F7 जो है ना ये ग्लास बैक और मेटल फ्रेम के साथ आता है। थोड़ी उंगलियों की छाप इसमें चिपकती है, परंतु देखने सुनने में, इन हैंड फील के मामले में ये बहुत प्रीमियम फील होता है। वहीं Oppo K13 Turbo की बात करें तो ये प्रॉपर प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, बैक भी, फ्रेम भी प्लास्टिक का है इसमें। हालांकि दोनों के आकार, लंबाई, चौड़ाई में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। दोनों ही कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स की श्रेणी से बहुत दूर रखते हैं अपने आप को, अर्थात दोनों ही बहुत बड़े फोन है, भारी भरकम है। हालांकि वजन के मामले में ना पोको वाला इसका वेट बहुत ज्यादा है, मतलब थोड़ा हैवी फील होता है। दोनों में डुअल सिम चल जाती है, माइक्रो SD कार्ड आप नहीं लगा सकते हैं। और देखिए ड्यूरेबिलिटी की बात करें, दोनों में स्ट्रॉन्ग वाटर रेसिस्टेंट मिल जाती है, दोनों को आप पानी में डाल देंगे तब भी इनके बचने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। परंतु हाँ, K13 टर्बो में आपको डस्ट प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। अच्छा, दोनों में एक्स एक्सिस लीनियर हैप्टिक मोटर का उपयोग करा गया है। ये LRA वाली टेक्नोलॉजी है जो कि महंगे स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलती है। अभी हाल ही में मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जहां पे आपको बताया था कि जो सस्ते फोन होते हैं उनमें ERM वाली हैप्टिक मोटर का उपयोग करा जाता है, जो थोड़ा महंगे फोन्स आते हैं जिसमें पिन पॉइंट हैप्टिक मिलता है उनमें LRA हैप्टिक मोटर का उपयोग किया जाता है। अब दोनों ही फोन्स बड़े हैं, डिस्प्ले साइज देखेंगे भाई बहुत बड़ा है, 6.8 इंचेस का डिस्प्ले साइज है दोनों में, 1.5K का रेजोल्यूशन मिल जाता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, दोनों में ही फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले है। हालांकि डिस्प्ले डिवीजन में भी कुछ प्रैक्टिकल डिफरेंसेस हैं। पहली बात, दोनों के बेजल्स बहुत कम है, परंतु पोको में थोड़ा और कम लगते हैं। साथ में जो एजेस है ना डिस्प्ले के, वो थोड़ा पोको में ज्यादा राउंडेड है, तो सामने से भी देखने में ये डिस्प्ले ज्यादा प्रीमियम लगती है। और इसी के साथ पोको वालों ने ना इसमें Gorilla Glass 7i की प्रोडक्शन दी है। वहीं Oppo K13 टर्बो में ओप्पो ने इस बात का उल्लेख बड़े आत्मविश्वास के साथ नहीं किया है कि इसमें ग्लास प्रोटेक्शन कौन सी दी है, परंतु जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में पोको के पास ना क्लियर लीड है। उसका एक रीजन ये है कि जैसे आउटडोर्स में डायरेक्ट सनलाइट में यूज करते हैं ना, तो देखिए ब्राइटनेस दोनों की अच्छी है, परंतु पोको वाला थोड़ा ज्यादा ब्राइट फील होता है। इनफैक्ट लो लाइट में जब ब्राइटनेस को डिम करके यूज करते हैं ना, तो उस कंडीशन में भी हाई फ्रीक्वेंसी PWM डिमिंग होने की वजह से ना पोको वाले में आई फैटिग होने के चांसेस थोड़ा सा और कम हो जाएंगे। अच्छा, पोको में आप नेटफ्लिक्स में भी डॉल्बी विजन कंटेंट को स्ट्रीम कर सकते हैं, जो कि अगेन इसको एक एज देती है। K13 टर्बो में भी HDR10 का सपोर्ट मिलता है, परंतु मैंने दोनों में साइड बाय साइड कुछ कंटेंट देखा था। जो Oppo K13 टर्बो की डिस्प्ले है ना, इसकी ट्यूनिंग मुझे थोड़ा सा अजीब लगी। इसकी डिस्प्ले ना बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा वार्म रहती है, तो कई बार कुछ देखते हैं तो ये स्किन को या फिर ओवरऑल सीन को ना काफी ज्यादा वार्म कर देता है। बाकी अच्छी बात यह है कि दोनों में ही डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं। Oppo K13 टर्बो में ओ रियलिटी साउंड का एक्सपीरियंस मिलता है, वहीं पे Poco F7 में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। ऑनेस्टली बताऊं, 30,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे देखता हूं ना, तो दोनों का साउंड एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा। डिसेंट एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, दोनों में थोड़ा सा ना फ्लैट साउंड एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ, Oppo वाले में अल्ट्रा वॉल्यूम मोड मिलता है, तो ये साउंड की लाउडनेस थोड़ा सा बढ़ा देता है। परंतु अब मैं चाहता हूं कि आप अपना ध्यान वीडियो की ओर थोड़ा ज्यादा बढ़ा दीजिए, क्योंकि परफॉर्मेंस की बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें टेस्ट करी हैं, तो पूरा डेटा दिखाऊंगा, ग्राफ्स दिखाऊंगा, साथ में उनको एक्सप्लेन भी करता चलूंगा। देखिए ऑन पेपर स्पेक्स देखते हैं तो वहां पे Poco F7 के पास बढ़त है, क्योंकि उसमें ज्यादा पावरफुल चिपसेट भी लगा हुआ है, Snapdragon 8s Gen 4। साथ में चलो रैम टाइप तो दोनों में सिमिलर है, बट UFS 4.1 की फास्ट स्टोरेज का भी उपयोग किया गया है Poco F7 में। परंतु किन किन टेस्ट में, परीक्षण में, स्थितियों में कौन सा फोन कैसे ऑप्टिमाइज किया गया है, ये भी देखना बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो सर्वप्रथम हम थोड़ा बेंचमार्क्स देखते हैं और Oppo के फैन की परफॉर्मेंस का एक विश्लेषण करते हैं। Antutu की बात करें तो Poco F7 में फैन नहीं है, परंतु ये आराम से K13 टर्बो को
हरा रहा है। यहाँ पे एक बात और नोटिस करेंगे कि K13 टर्बो में फैन ऑन करने के बाद इसके स्कोर्स थोड़ा कम हुए हैं, बढ़े नहीं है। Geekbench की बात करें, यहाँ पे भी पोको F7 क्लियरली आगे है और यहाँ पे भी K13 टर्बो में फैन ऑन करने के बाद भी कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं आया है। इनफैक्ट हमने दोनों की जीपीयू परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए 3D वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट रन किया था और पुनः यहाँ पे ये नोटिस किया गया कि K13 टर्बो में फैन ऑन करने के पश्चात थोड़ा सा स्टेबिलिटी में इंप्रूवमेंट देखी गई, परंतु स्कोर्स इसने यहाँ पे भी कम किए हैं। तो एक बात यहाँ पे साफ है, K13 टर्बो में जो फैन लगाया गया है ये बेंचमार्क स्कोर्स में इसको कोई बढ़त नहीं दिला पा रहा है। परंतु इतना अवश्य कहना चाहूंगा, दोनों ही फोन्स ना रियल वर्ल्ड यूजेस में, नॉर्मल यूजेस में एकदम मक्खन चलते हैं, कोई लैग नहीं, कोई जिटर नहीं होता यूआई में। परंतु ये दोनों गेमिंग फोन्स हैं, दोनों ही ब्रांड्स इसको गेमिंग फोन बोल बोल के मतलब प्रमोट कर रही है, मार्केट कर रही है, बेच रही है। तो भाई गेमिंग का भी लेखा जोखा पूरा तैयार है हमारे पास, अब वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ। परंतु उसके पहले कहना चाहूंगा, यदि आपको हमारी डिटेल टेस्टिंग पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में आपका मात्र एक लाइक चाहिए हमें। तो देखिए, सर्वप्रथम अपने चहेते BGMI की बात करते हैं। यहाँ पे K13 टर्बो की एक बात अच्छी है कि इसने डे 1 से BGMI में 120 FPS का सपोर्ट दिया है स्मूथ ग्राफिक्स के साथ में। परंतु पोको F7 को लॉन्च हुए कुछ महीने हो चुके हैं ऑलरेडी, परंतु यहाँ पे अभी भी 90 FPS का ही सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे सर्वप्रथम मैं आपको Oppo K13 टर्बो के कुछ इंडिविजुअल गेमिंग सेशंस के स्टैट्स दिखाता हूँ, पंखा चला के और बंद करके क्या अंतर आ रहा है। देखिए, ये है BGMI का टेस्ट 1। इसमें फैन को ऑन करने पे FPS स्टेबिलिटी ना थोड़ा सा इंप्रूव हुई है, परंतु जब हमने गेंशिन इंपैक्ट खेला ना तो इसमें इसकी परफॉर्मेंस विदाउट फैन स्लाइटली बेटर रही है, विद फैन थोड़ा सा खराब हो गई है। परंतु इसके पश्चात हमने BGMI का सेकंड सेशन रन किया तो यहाँ पे फैन ऑन करने के बाद FPS भी पहली बात स्टेबल रहे और दूसरी बात फोन थोड़ा ठंडा भी रहा। इनफैक्ट इस वाले सेशन ना FPS ग्राफ भी दिखाता हूँ मैं आपको। विदाउट फैन में 20-21 मिनट्स के बाद ही इसका ग्राफ एकदम से ड्रॉप हो गया था, 90 FPS पे आके स्टक हो गया था, जबकि फैन के साथ खेलने पे 24 मिनट के आसपास थोड़ा ड्रॉप देखा था हमने, परंतु ओवरऑल एवरेज FPS मच बेटर आए। और एक बात और बताना चाहूंगा, ये जितने भी गेमिंग सेशन हमने किए हैं ना वो सभी 30 मिनट या इससे ऊपर के ही रहे हैं। यार अब देखते हैं दोनों में से कौन सा फोन गेमिंग के लिए बेटर है। देखिए, 30 मिनट तक BGMI गेम प्ले किया, पोको F7 में मात्र 90 FPS का सपोर्ट है, तो एवरेज FPS यहाँ पे 87.2 के आसपास आए, ठीक ठाक बोलेंगे। और ओप्पो में 120 FPS है, परंतु विदाउट फैन ये काफी अनस्टेबल रहा। हाँ, फैन ऑन करते ही FPS काफी स्टेबल भी हो गए। और इसके बाद हमने 45 मिनट्स का गेंशिन इंपैक्ट गेम प्ले करा, दोनों में 60 FPS पे, और यहाँ पे भी डिफरेंस बहुत बड़ा नोटिस नहीं हुआ। पोको में FPS स्टेबिलिटी स्लाइटली बेटर है, हालांकि अभी तक आपने नोटिस भी किया होगा कि गेमिंग के दौरान पोको ना थोड़ा ज्यादा हीट होता है। और मेटल ग्लास डिजाइन है, बहुत बढ़िया लगता है, इन हैंड फील बहुत अच्छी आती है, परंतु जब ये फोन गर्म हो जाता है ना, लाइक गेमिंग करते टाइम, तो पकड़ने में थोड़ा सा असहज महसूस होता है। तो ये तो गेमिंग की बात होगी, परंतु हमें ये भी देखना था कि दोनों फोन्स रेगुलर टास्क में कितना गर्म हो रहे हैं, कितना हीट हो रहे हैं। तो इसके लिए हमने भाई अपना 3 घंटे वाला एक्सट्रीम टेस्ट किया। अब इस वाले टेस्ट में ना कुछ हम प्रैक्टिकल टेस्ट रन करते हैं, वो भी पूरे टेस्ट 5G डेटा पे। फर्स्ट 1 घंटे की व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग करी, सेकंड 30 मिनट्स के लिए रील देखी, थर्ड 30 मिनट्स तक हमने नेटफ्लिक्स से HD क्वालिटी में डाउनलोडिंग करी, और फोर्थ हमने दोनों ही फोन्स में 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग करी पूरे 1 घंटे के लिए। और इस वाले टेस्ट का जो सारांश रहा है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के दौरान दोनों ही फोन्स का जो तापमान था ना वो बराबर चल रहा था, और रील्स देखते हुए ये कम भी हुआ था, परंतु नेटफ्लिक्स डाउनलोडिंग के दौरान ना ओप्पो वाला इसका तापमान भी थोड़ा सा बढ़ा था, परंतु वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आप देख सकते हैं पोको वाला ना अच्छा खासा गर्म हो गया था। यहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्री से भी ऊपर चला गया था। और ये वाला टेस्ट मैंने K13 टर्बो में भी फैन ऑफ करके किया था, तब भी यहाँ पे पोको F7 ज्यादा हीट हो रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है। बैटरी की खपत किसने कितनी करी, तो देखिए दोनों ने ही बहुत समान रूप से बैटरी की खपत करी है भाई, यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर है ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और टेस्ट भी हमने रन किए, जैसे कि इंटरनली हमने एक फोल्डर को, बड़े फोल्डर को कॉपी पेस्ट किया। तो यहाँ पे पोको F7 ने अपनी फास्ट UFS 4.1 स्टोरेज का उपयोग किया और फटाफट से फोल्डर को कॉपी कर दिया। इनफैक्ट यदि आप थोड़ा हैवी ऐप्स को लोड करते हैं ना, तो वहां पे भी पोको F7 ऐप्स को जल्दी लोड करता है। हमने वीडियो रेंडर टेस्ट किया था, काइन मास्टर एप्लीकेशन को यूज किया, वहां पे भी पोको थोड़ा पीछे रहा। फिर हमने VN ऐप का यूज किया, उस टेस्ट में भी वीडियो रेंडरिंग में ना पोको F7 पीछे रहा है। तो भाई इन फोन्स की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े, हमें बहुत टाइम लगा। तो यदि आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, और हो सके तो कुछ पॉजिटिव कॉमेंट भी लिख सकते हैं, दिन बन जाएगा मेरा। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस का कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो बताना चाहूंगा। पोको F7 ऑन पेपर ज्यादा पावरफुल है, कई स्थानों पे अपनी पावर दिखाता भी है, परंतु ऑप्टिमाइजेशन के मामले में कहीं ना कहीं ओप्पो K13 टर्बो ने बेहतर काम किया है। जैसे कि BGMI जैसे गेम्स में 120 FPS देना अच्छी बात है, वीडियो रेंडरिंग जैसे प्रैक्टिकल टास्क में भी ओप्पो K13 टर्बो थोड़ा आगे निकल रहा है। वहीं पोको F7 ना अपनी फुल पोटेंशियल का उपयोग नहीं कर पा रहा है,
इस टेस्ट में हमें ये सिद्ध होता दिखा, और इसी टेस्ट में ये भी सिद्ध होता दिखा कि Oppo K13 Turbo ने जो इसमें फैन यूज किया है, बहुत ज्यादा मार्केट किया है, बहुत से टेस्ट में ये उल्टा काम कर रहा है, फैन ऑफ करके ही बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हालांकि जितना हमने एनालाइज किया, औसत रूप से देखते हैं ना, तो ये कभी कभी तापमान को 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम लाने में सक्षम रहता है कभी कभी। हालांकि सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में थोड़ी दुविधा हो सकती है आपको। देखिए दोनों ही फोन्स एंड्रॉइड 15 पे चलते हैं, कलर्स 15 पे चलता है ओप्पो, और पोको चलता है HyperOS 2.0 पे। जब आप दोनों को पहली बार सेटअप करेंगे ना, तो भर भर के ब्लॉटवेस्ट मिलेंगे, फालतू की गेम्स मिलेंगी, कहीं कहीं आपको यूआई में एड्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको क्लीन करना पड़ेगा अपने से। हाँ, क्लीन कर लेंगे तो आपका एक्सपीरियंस एड्स ब्लॉटवेस्ट की तरफ से थोड़ा सा बेटर हो सकता है। अब वैसे तो दोनों का जो यूआई है ना, वो बड़ा मॉडर्न फील होगा। जैसे क्विक टॉगल मेन्यू देखेंगे ना, दोनों का सिमिलर लगता है। सेटिंग्स पेज देखेंगे आप, बाकी और भी बहुत सारे सिस्टम एप्लीकेशन देखेंगे ना, तो यूआई आपको बड़ा रिफाइंड और बहुत मॉडर्न फील होगा। और दोनों की ऐप एनिमेशन जो है ना, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग वाले, वो शानदार हैं, बहुत स्मूथ हैं। हालांकि K13 टर्बो के पास ना कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन के विकल्प मिलते हैं, थोड़ा सा यूआई और ज्यादा पॉलिश्ड है। विशेष रूप से पोको F7 का जो आइकन पैक है ना, वो बहुत पुराने जमाने का फील होता है भाई। इसमें जो आइकन पैक है ना, इनका डिफॉल्ट वाला, आपको सीधे 2019-20 में धकेल देगा। परंतु अच्छी बात यह है कि दोनों में फीचर्स की कोई कमी नहीं होगी आपको। इनफैक्ट दोनों में आप साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर वाला पार्ट थोड़ा दुविधा वाला हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि लंबे समय के लिए सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको पोको F7 में मिलेगा। 4 एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। ओप्पो के 13 टर्बो में आधे ही अपडेट्स मिलेंगे। तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट में पोको F7 आगे है, परंतु दैनिक जीवन में उपयोग करने में ओप्पो के 13 टर्बो थोड़ा ज्यादा पॉलिश्ड और मॉडर्न फील होता है। बाकी दोनों में ही AI के भी अलग अलग फीचर्स मिलते हैं। K13 टर्बो में ना मुझे थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल फीचर्स लगे, परंतु यदि हम बात करते हैं दोनों की कनेक्टिविटी की, तो वहां पे पोको F7 क्लियरली आगे दिखेगा। देखिए पहली बात, दोनों में ना 5G बैंड्स का डिफरेंस है। दोनों में ही जो 5G बैंड्स है ना, वो भारतवर्ष के लिए एकदम उपयुक्त हैं। हाँ, पोको F7 में कुछ एक्स्ट्रा 5G बैंड्स हैं, तो यदि आप अंतरराष्ट्रीय यात्राएं करते हैं ना, तो उस स्थिति में पोको F7 को थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा। परंतु इसके अलावा भी पोको F7 में कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं, जैसे कि Wi-Fi 7 का सपोर्ट है और NFC भी है, जो कि K13 टर्बो में उपस्थित ही नहीं है। हाँ, दोनों में आयर ब्लास्टर का सपोर्ट मिलता है, तो आप घर वर के अप्लायंसेस कंट्रोल कर सकते हैं दोनों में। हालांकि जो Type-C पोर्ट है, ये वर्जन 2.0 वाला ही है, तो यदि आप SSD से कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं दोनों में, तो स्लो स्पीड ही मिलेगी आपको। अब फटाफट बैटरी की बात करते हैं। देखिए बैटरी साइज का अंतर है दोनों में, और चार्जिंग स्पीड का भी थोड़ा डिफरेंस है, परंतु दोनों ही फोन्स ना लगभग 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाते हैं। बैटरी बैकअप की बात करूं, देखिए यहाँ पे भी बहुत बड़ा अंतर आपको नहीं मिलेगा। जितना साइज का अंतर है ना दोनों के, उतना ही फर्क हमको नोटिस हुआ। दोनों को हमने एज ए प्राइमरी फोन बना के टेस्ट कर लिया ऑलरेडी, और स्क्रीन ऑन टाइम, स्टैंड बाय टाइम को जब हमने कैलकुलेट किया ना, तो दोनों में सिमिलर सा ही बैकअप मिलता है। मीडियम टू हैवी यूसेस में, थोड़ा हैवी यूज करेंगे ना, तो 1 दिन से ऊपर तब भी चल जाएंगे। परंतु ऐसे एक विजेता चुनना हो ना, तो मैं पोको के साथ जाऊंगा, क्योंकि पोको में ना 22.5 वोल्ट की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। तो आप अपने दूसरे फोन या अप्लायंसेस को भी इससे थोड़ा फास्ट चार्ज कर सकते हैं। वहीं K13 टर्बो में आपको बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। परंतु कैमरा की बात करूं, तो स्पेक्स आपके समक्ष हैं। यहाँ पे दोनों में OIS मिल जाता है 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ में। पोको में अल्ट्रावाइड कैमरा भी है, जो कि भाई ओप्पो वालों ने नहीं दिया है। यहाँ पे कैमरा के लिए ना मैं आपको सिंपल सा एक ओपिनियन देता हूँ। यदि आपकी प्रायोरिटी में कैमरा कहीं भी थोड़ा सा है, तो इन दोनों फोन से आप दूर रहिए। इन दोनों में ना बहुत बेसिक सा कैमरा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। 30,000 रुपए के हिसाब से भाई कैमरा ने थोड़ा निराश किया है दोनों फोन्स के। परंतु फिर भी दोनों कंपेयर किया हमने, तो पोको में क्या चीजें अच्छी लगी। पहली बात, पोको में डिटेल्स आपको बेटर मिल जाएंगी, चाहे हम दिन की बात करें, चाहे हम रात की फोटोज की बात करें। और पोको की इमेज रात के टाइम पे भी ज्यादा ब्राइट एंड डिटेल्ड रहती है। हालांकि ह्यूमन स्किन को ये बहुत ज्यादा ब्राइट करने के चक्कर में पड़ जाता है कई बार, इससे इमेज कई बार खराब भी हो जाती है। सेकंड, पोको F7 में एटलीस्ट 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर है। इसका उपयोग आप कर सकते हैं वीडियोस बनाने के लिए भी, फोटोज क्लिक करने के लिए भी। और थर्ड पॉइंट है, पोको F7 का फ्रंट कैमरा भी 1080p 60 fps तक की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है विद गुड स्टेबिलिटी। हालांकि ओवर एक्सपोज करता है बैकग्राउंड को कई बार। बाकी दोनों ही फोन्स में आप पोर्ट्रेट मोड में ना 1x और 2x वाले डिजिटल जूम शॉट कैप्चर कर सकते हैं। बाकी सेल्फी कैमरा में भी डिटेल्स एंड स्किन टोन्स मुझे पोको F7 की ही बेटर लगी। और ओप्पो K13 टर्बो में क्या अच्छा लगा, तो कुछ स्थानों पे ये थोड़ा बेटर स्किन टोन्स वाली पोर्ट्रेट इमेज कैप्चर करने में सक्षम रहा। अदरवाइज इसका कैमरा पोको से नीचे की कैटेगरी में जाएगा। बाकी मेन कैमरा से आप 4K 60 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। बाकी इन दोनों फोन्स का जो सबसे बड़ा कौन लगा मुझे, वो कैमरा ही है। बहुत अच्छा कैमरा नहीं, परंतु एक चूज करना पड़े तो पोको F7 का कैमरा बेटर परफॉर्म करता है, थोड़ा वर्सेटाइल है। हालांकि एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्राइसिंग और ऑफर्स। तो यहाँ पे आप ग्राफ देखिए, दोनों में ही 2 वेरिएंट्स आपको मिलते हैं स्टोरेज के। परंतु पोको में क्या है ना, ये 32,000 का लॉन्च हुआ है 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ, जबकि ओप्पो 8GB रैम 128GB स्टोरेज से प्रारंभ होता है। हाँ, ये सस्ता पड़ेगा,
चलेगा। इसका 8/256 GB वेरिएंट भी आप परचेस करेंगे ना, तब भी पोको के 12/256 से लगभग 3000 रुपए सस्ता पड़ेगा विद बैंक डिस्काउंट। तो अब इस स्थिति में आपको कौन सा परचेस करना चाहिए, थोड़ा उसका विश्लेषण कर लेते हैं। ओप्पो की बात करूं तो BGMI में 120 FPS का सपोर्ट है। यदि आप BGMI ज्यादा खेलते हैं तो ओप्पो में एटलीस्ट आपको बेटर फ्रेम रेट्स अभी मिल जाएंगे अनलॉक होके। हालांकि अभी भी ओप्पो की जो सस्टेन्ड परफॉर्मेंस है ना विद फैन भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी, और इस पंखे के चक्कर में इन्होंने कॉस्ट कटिंग भी कई स्थानों पे करी है। NFC नहीं है, स्लो स्टोरेज है, कैमरा भी एवरेज है। ओवरऑल जो फैन का इंपैक्ट है ना वो उतना बड़ा नहीं है जितना मैंने उम्मीद करी थी। बाकी पोको F7 की बात करें तो देखिए बेटर डिस्प्ले आपको मिल जाती है, डिजाइन एंड बिल्ड आपको बढ़िया मिलेगा इसमें, बैटरी, कैमरा और बेसिक छोटे मोटे फीचर्स ना कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेंगे आपको पोको F7 में। इनफैक्ट जो ओवरऑल हार्डवेयर है, परफॉर्मेंस वाला सेगमेंट है, उसमें ही पोको F7 बहुत स्ट्रांग है। बस ये ऑप्टिमाइजेशन की वजह से थोड़ा सा पीछे रह रहा है आज के टाइम पे। तो अभी आपने दोनों के प्रोज एंड कॉन्स जान लिए हैं, आप कौन सा चूज करोगे कॉमेंट में बता सकते हो। बाकी इन दोनों प्रोडक्ट्स को मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट में टैग किया हुआ है, यदि आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके परचेस कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो उससे थोड़ी सी सहायता हमारे चैनल की भी होती है। बाकी आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।